पूर्व और पश्चिम के मनीषियों का एक बुनियादी भेद समझना। दोनों की दिशाएं बिल्कुल विपरीत रही हैं। पूरब के मनीषियों ने ज़्यादा से ज़्यादा सजग होने पर, सुपर कॉन्शसनेस पर, ध्यान पर जोर दिया। पश्चिम के मनीषियों ने अवचेतन मन और अचेतन मन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और कॉस्मिक अनकॉन्शियस और पिछले जन्म, वहाँ जाने की सोची, सपनों के विश्लेषण की सोची। वो एक ऐसी सुरंग में पहुंच गए जो एंडलेस है, और उसको जानने से समस्याएं वास्तव में सुलझती नहीं हैं, चाहे उलझ और जाएं। पश्चिम का मनोविज्ञान शुरू हुए करीब 125-150 साल हो गए, और इन 150 सालों में एक बात पक्की हो गई कि जिस दिशा में वो समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वह उस दिशा में संभव ही नहीं है, वो नहीं हो सकता। पूरब के ऋषियों ने बिल्कुल विपरीत बात चुनी थी। कोई समस्या में घुसने की जरूरत नहीं, उसके कारण और वजह और उसकी रूट काज क्या है, कहाँ से शुरू हुई, ये सब जानने की जरूरत नहीं। इससे बाहर कैसे निकलें, यह बात महत्वपूर्ण है। यदि हम अतीत की खोज में जाएं कि कहाँ से चीजें शुरू हुई, फिर उसकी जड़ उखाड़ेंगे, फिर हमारी छोटी सी जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। हम जेल में कैसे फंस गए, बंधन में कैसे पड़ गए, इसकी तलाश मत करो। मुक्ति कैसे हो, यह मामला आसान है। यही हो सकता है प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो यह एक बुनियादी भेद ओशो ने समझाया है। साक्षी होना उसका सूत्र है। इस साक्षी के कौन कौन से तल हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हम दृष्टा भाव साधें, इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान लाना चाहूँगा। कुछ हिस्सों में बांट लें। चूँकि हम बहिर्मुखी हैं, अधिकांश समय हम संसार में ही जीते हैं, तो फिर वहीं से शुरुआत करनी होगी जहाँ हमारा होश ऑलरेडी है। वहाँ से क्रमशः एक एक कदम कैसे भीतर की तरफ चलें। तो सबसे बाहर घटनाओं का जगत है, हैपनिंग। घटनाओं को हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं, नोइंग। फिर हम अपने शरीर के द्वारा क्रियाएं कुछ कर रहे हैं, डूइंग। फिर इसके बाद हमारा मनोजगत शुरू हो जाता है, थिंकिंग, सोचना विचारना। फिर फीलिंग, भावना। अब इसके और भीतर छुपी हुई हैं कल्पना, स्मृतियां इत्यादि इत्यादि। और सबसे गहरे केंद्र में है हमारी बीइंग, हमारा होना, हमारी चेतना। तो क्रमशः उस चेतना की तरफ जाने के लिए हम जहां हैं वहीं से हम और अधिक चैतन्य होने का प्रयास करें। एक एक कदम धीरे धीरे हम खिसकते जाते हैं और अपने बिल्कुल केंद्र बिंदु पर पहुंच जाते हैं। यही एकमात्र मार्ग है। तो हैपनिंग, नोइंग, डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग, बीइंग। घटना, जानना, करना, सोचना, भावना और होना यानी चेतना, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो हम बाहर की घटनाओं से आरंभ करें, सजग हो जाएं, ज्यादा होशपूर्ण हो जाएं। हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसके प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाएं। ध्यान का पहला चरण यहीं से शुरू होता है। जो हो रहा है उसके साथ तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन स्थापित ना करें। किसी चीज को देखने के लिए थोड़ी सी दूरी चाहिए। तादात्म्य में क्या होता है, हम बिल्कुल
चिपक जाते हैं, उससे सट जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, फिर हम उसको देख नहीं सकते, उसके दृष्टा नहीं बन सकते। जैसे आप दर्पण के सामने बिल्कुल अपनी नाक सटा दें, पलकें सटा दें, भौं सटा दें, फिर आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। आईने से थोड़ा दूर खड़े होंगे तो अपनी छवि दिखाई देगी, बिल्कुल चिपक जाएंगे तो दिखाई नहीं देगी। तो एक बात स्पष्ट है कि जिस चीज को भी हम साक्षी भाव से जानना चाहते हैं, हम उससे थोड़ी दूरी पर हों। तो दिन भर में बारंबार इस बात का स्मरण अपने आप को दिलाते रहें कि हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही हैं, मैं इससे पृथक और भिन्न हूं। और यह ख्याल आते से ही आप पाएंगे कि आप दूर हैं, आप केवल एक साक्षी हैं, एक विटनेस हैं, एक गवाह हैं। कोर्ट कचहरी में शब्द का इस्तेमाल होता ना, कि फला व्यक्ति ने आंखों देखा गवाह है, वह साक्षी, वह गवाही देगा। गवाही का मतलब है कि वह इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है। समझो सड़क पे झगड़ा हो रहा था और किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, यह आदमी अपनी खिड़की से बैठा देख रहा था, ये ना किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में है, इसने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से देखा क्या हुआ, ये कोर्ट में वही बयान कर रहा है, इसकी गवाही को हम प्रामाणिक मानेंगे। ये किसी की तरफ नहीं है। तो हमको ये वाली कला सीखनी होगी निष्पक्ष होने की। अगर जो आसपास घटनाएं घट रही हैं उसमें हमारा पक्षपात है, फिर हम साक्षी नहीं हो पाएंगे। जिसके प्रति हमारा पक्ष है हम उसकी तरफ झुक गए, जिसके प्रति हमारा विपक्ष है उससे हम थोड़ा सा मुड़ गए, दूर हट गए। तो हमारा जो जजमेंट करने की आदत है हमेशा सही गलत की, वो हमको विटनेस नहीं होने देती। तो अपनी एक इस पुरानी आदत से हमें छुटकारा पाना होगा। घटनाएं घट रही हैं, मैं जान रहा हूं, बस चुपचाप जानूं। ऐसे निष्पक्ष जैसे कि आप सड़क के किनारे खड़े हैं, लोग गुजर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कौन गुजरा, आप कोई कमेंट नहीं करना, कोई जजमेंट नहीं करना। आपने इतना भी कमेंट किया कि ये आदमी बड़ा अच्छा है, थोड़ी देर रुक जाए, या आपने कहा गलत आदमी कहां से आ गया, ये जल्दी यहां से निकले, इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, बस आप उलझ गए, अब आप साक्षी ना रहे। तो बाहर के घटनाओं के जगत से इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहां आसान है। हम भली भांति जानते हैं वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो कुछ भी है निश्चित रूप से हमसे परे है, हमसे दूर है। फिर दूसरी घटना आती है, हमारी जो इंद्रियां हैं इनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम कुछ जान रहे हैं। अब इसके प्रति भी साक्षी भाव अपनाएं। आप भोजन कर रहे हैं, स्वाद आ रहा है, इस संवेदनशीलता के प्रति जागें। आपने एक फूल देखा, उसके सौंदर्य को निराहा, उसकी खुशबू ली, सुगंध से अभिभूत हो गए, सजग हो जाएं और देखें सुगंध आ रही है, भीतर प्रसन्नता हो रही है, इस पूरी चीज को मैं जान रहा हूं। तो जिस भी प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों से कोई भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके प्रति होश साधें। वो ज्ञान हो रहा है और मैं इसको जान रहा हूं। कभी प्रीतिकर, कभी अप्रीतिकर, कभी पसंद वाला, कभी नापसंद वाला, दोनों प्रकार की चीजें होती रहेंगी। कभी आप स्वादिष्ट खाना खाएंगे, कभी बेस्वाद लगेगा, कभी सुगंध होगी, कभी दुर्गंध होगी। भीतर एक साक्षी बना रहे कि मेरी नाक गंध ले रही है, मैं भीतर बैठा इस बात को जान रहा हूं, मैं इससे भी दूर पृथक हूं। अपनी पृथकता का होश साधें। जिस व्यक्ति ने घटना में और इस ज्ञान के जानने में होश साध लिया, पृथक हो गया, अब उसके लिए तीसरी बात भी आसान हो जाएगी। शरीर क्रियाकलाप करता है, कुछ एक्शन, चलना फिरना, उठना,
इत्यादि इत्यादि। अब इन क्रियाओं के प्रति होश। तो जैसे संसार की घटनाओं से हम पृथक हो गए, अपनी ही इंद्रियों की संवेदनशीलता से भी पृथक हो गए, अब शरीर की क्रियाओं से भी पृथक अपने आप को जाने। विशेषकर छोटी मोटी घटनाएं, समझो आप सुबह सुबह बगीचे में चल रहे हैं, इसमें कोई गंभीरता नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है, आप बिल्कुल साक्षी भाव से इसको जान सकते हैं कि शरीर चल रहा है और भीतर मैं नहीं चल रहा हूं, मैं इस चीज को जान रहा हूं। फिर शरीर खड़ा हो गया, कुछ सेकंड के लिए आंख बंद कर ली, बिल्कुल स्थिर हो गए, और आप पाएंगे मैं तो वही का वही हूं अभी भी। शरीर चले या निश्चल हो जाए, मेरे होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। मैं खड़ा हूं कि मैं बैठा हूं, मेरे भीतर जो मेरा होना है वह ज्यों का त्यों है, ना वो चलता, ना वो रुकता, ना वो बैठता, ना वो खड़ा होता। धीरे धीरे उसका एहसास प्रगाढ़ होने लगता है। शरीर की क्रियाएं भी दूर लगने लगती हैं, जैसे किसी और को हम निहार रहे हैं। जिस शरीर को हमने अपना माना था, अचानक एक डिस्टेंस पैदा हो जाती है। फिर जो शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं, मानो सांस चल रही है, जब हम इस भाव से देखेंगे कि जैसे कोई और बैठा है और सांस आ रही है जा रही है, तो बिल्कुल वैसा ही लगने लगेगा कि मैं दूर से देख रहा हूं। चलने में तो भाव आ जाता है कि मैं चल रहा हूं, मैं इसका करता हूं, आई एम द डूअर। सांस में तो ये भी नहीं आ सकता, सांस तो अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिक प्रकृति चला रही है, मैं चलाने वाला भी नहीं हूं। बड़ी आसानी से डिस्टेंस बन जाता है। तो शरीर की क्रियाओं के प्रति इसके बाद हम स्थूल से और सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। भीतर मन में विचार चल रहे हैं, चिंतन मनन चल रहा है, भविष्य की कोई योजना चल रही है, अनुमान लगा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि मन के जो क्रियाकलाप हैं। शरीर के क्रियाकलाप तो बंद भी हो जाते हैं, शरीर थक जाता है, हम सो जाते हैं। मन के क्रियाकलाप लगातार चलते ही रहते हैं। रात हम सो भी जाते हैं तो सपने शुरू हो जाते हैं। चलो, जब हम जाग रहे हैं, कम से कम अपने विचारों के प्रति हम दृष्टा भाव अपनाएं। जिस व्यक्ति ने हैपनिंग, नोइंग, डूइंग, इनके प्रति साक्षी भाव अपना लिया, अब उसको ये सूक्ष्म कला पकड़ में आ गई। अपने विचारों के प्रति भी वो वैसा ही भाव रख ले। जैसे सांस को देख रहे थे आते जाते, ऐसे ही इन विचारों को देखो। हवा की झोंके की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं। तुम सड़क के किनारे खड़े राहगीरों के आते जाते देख रहे, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। अब यहां पर निष्पक्ष होना, विदाउट जजमेंट होना और भी कठिन है। सड़क के किनारे खड़े होके विदाउट जजमेंट होना सरल है, लेकिन अपने ही मन के भीतर जो ट्रैफिक चल रहा है, हमें खूब सतर्क होना होगा, ताकि हम यहां भी कोई पक्षपात ना करें, अच्छे बुरे का लेबल ना लगाएं, शुभ अशुभ का विभाजन ना करें, वरना हम फिर इस जाल में फंस जाएंगे। जैसे ही हमने कहा कि गलत है, बुरा है, हम संघर्ष करने लगे, हम लड़ने लगे, हम साक्षी ना रहे, हम उस घटना में इन्वॉल्व हो गए। नहीं, बिल्कुल चुपचाप ऐसे देखो जैसे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। जो चल रहा है चलता रहे, हम चुपचाप देख रहे। हमसे किसने कहा कि तुम न्यायाधीश बनो, जजमेंट लो, निर्णय करो? क्या जरूरत है? शांत रहो, जो हो रहा है मन के भीतर होने दो। अचानक हम मनातीत चैतन्य में पहुंच जाते हैं। फिर अगली स्टेप आसान है, भावातीत चैतन्य। विचारों से ज्यादा सूक्ष्म हैं भावनाएं।
जब हमको भाषा नहीं आती थी, शब्द बोलना नहीं सीखे थे, उतनी छोटी उम्र में भी भावनाएं तो आती जाती थीं। सुख आता था, दुख आता था, उदासी आती थी, खुशी आती थी, गुस्सा आता था, प्रेम आता था, भावनाएं तो तब भी आती जाती थीं। वो और गहरी हैं, बहुत गहरी हैं, और इसलिए उनके प्रति सजग होना निश्चित रूप से और भी सूक्ष्म है। लेकिन जिस व्यक्ति ने स्टेप बाय स्टेप इतना होश साध लिया, अब उसके भीतर बहुत प्रगाढ़ होश की क्षमता, सुपर कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगी। अब संभव है कि वो अपनी भावना के प्रति भी सजग हो जाए। और विशेषकर जब हम खुद जानबूझकर कोई भावना पैदा करते हैं, उसके प्रति सजग होना बहुत आसान है, क्योंकि हम उसके मालिक हैं। हमने जानबूझ के ही किया है, एक विशेष मूड क्रिएट किया है, और जिस क्षण हम चाहेंगे उस क्षण हम उसको रोक देंगे। जब भावनाएं प्राकृतिक रूप से आती हैं तब हम उसके स्वामी नहीं हो पाते। जब क्रोध ने हमको घेर लिया तब बहुत मुश्किल है, आप उसको अचानक रोक भी नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप भूल ही गए कि आप उससे अलग हैं। लेकिन अगर आपने जानबूझकर क्रोध किया है, आपने अपना कमरा बंद करके सुबह डायनेमिक मेडिटेशन कर रहे हैं, घंटी बजने पर आपने क्रोध शुरू किया है, वो 10 मिनट पूरे होंगे, घंटी बजेगी, तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, आप अचानक क्रोध के बाहर निकल आएंगे। चूंकि यह सेल्फ क्रिएटेड सिचुएशन थी, इसमें स्वामी आप हैं, और इसलिए इस आमंत्रित क्रोध को आप बड़े अच्छे से एक दर्शक की भांति देख सकते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार की रिहर्सल करने से एक दिन ऐसा आता है कि वह जब वास्तविक क्रोध आता है तब भी हम भीतर ही भीतर मुस्कुराते हैं और देखते हैं कि अच्छा, ये वही काम हो रहा है। और अचानक जैसे हम डिसआइडेंटिफाई हुए, वो क्रोध निष्प्राण हो जाता है, वो चल नहीं सकता, वो हमारे आइडेंटिफिकेशन से चलता है। आइडेंटिफिकेशन को ऐसे समझना जैसे विद्युत के किसी यंत्र को, समझो पंखा को आपने बिजली के बल्ब से प्लग से जोड़ा, जैसे ही प्लग से विद्युत आनी शुरू हुई पंखा चला, यदि आप प्लग निकाल लो पंखा बंद हो जाएगा। तो हमारे विचार, हमारे भाव इत्यादि किस प्लग से चल रहे हैं, वो प्लग है आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य। मैं उन्हें अपना मानता हूं, बस ये मान्यता जो है, इससे हमारी प्राण ऊर्जा उनमें जा रही है, हमारी शक्ति से वो चल रहे हैं। और जैसे ही हमको ख्याल आ गया कि ये मेरे नहीं हैं, मान्यता टूट गई, प्लग निकल गया, वो चलेंगे कैसे? हम विचारों के पीछे लड़ने मरने तैयार हैं, सांप्रदायिक दंगा फसाद करने तैयार हैं, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध करने तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम उस विचार को, धारणा को, फिलॉसफी को, सिद्धांत को अपना मानते हैं। हम कट्टरवादी हैं, दूसरा व्यक्ति भी कट्टरवादी है, उसके दूसरे सिद्धांत हैं, उसकी मान्यता, उसके अंधविश्वास दूसरे हैं। हम इतने ज्यादा उसको अपना मानते हैं विचार को कि हम उसके लिए दूसरे की जान लेने तैयार हैं, अपनी जान गंवाने तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं। वो मजे की बात, वो विचार आपका है ही नहीं, आपने कहीं से सुना है, पढ़ा है, सीखा है। आप जिस घर परिवार में पैदा हुए थे वहां बचपन से आपने एक संस्कार ग्रहण किया। ये संयोग की बात है, ये उस परिवार का, उस समाज का, उस पाठशाला का, आसपास के माहौल का दिया गया विचार है। ये आपका कहां से हो गया? लेकिन वो इतने बचपन से हमने पकड़ा है, उसको हम अपना मानने लगे। ये प्लग जोड़ना है, अपना मानना। यदि हम अनप्लग करना सीख गए, विचारों के, भावनाओं के, धारणाओं के, अंधविश्वासों के प्राण निकल जाते हैं। हमारे सहारे के बिना वो टिक नहीं सकते। और तब एक ऐसी स्थिति आती है
जहां अब जानने वाला वह साक्षी चैतन्य केवल स्वयं को ही जान रहा है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू नो। एक सब्जेक्टिव नोइंग, यही ध्यान का परम लक्ष्य है। तो भांति भांति से, भिन्न भिन्न विधियों से हम उस केंद्र बिंदु तक पहुंच सकते हैं। तो घटनातीत चैतन्य, ज्ञानातीत चैतन्य, भावातीत चैतन्य, मनातीत चैतन्य, बस फिर अंत में रह गया मात्र चैतन्य। अब वो चैतन्य स्वयं के प्रति ही चैतन्य है। यह सेल्फ अवेयरनेस, यह आत्म चैतन्य होने की साधना, सब्जेक्टिव नोइंग। ऐसा नहीं कि हम किसी वस्तु को जान रहे हैं, वहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा, बस केवल हमारा होना मात्र रहा। निश्चित रूप से हम उसका वर्णन भी ना कर सकेंगे, क्योंकि जहां हम उसको जान रहे हैं वहां कोई शब्द भी नहीं है, भाव भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, वहां मन ही नहीं है जो उसको बता सके, वर्णन कर सके। एक अकथनीय अनुभव, अवर्णनीय अनुभव, उसको अनुभव कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि अनुभव कहने में भी ऐसा लगता है कि एक अनुभव करने वाला है और एक किसी चीज का अनुभव हो रहा है। जब आप कहते हैं चाय बहुत स्वादिष्ट लगी, तो निश्चित रूप से चाय कोई और चीज है, आप कोई और हैं। मैं एक वृक्ष को देखता हूं, कहता हूं आहा कितना सुंदर वृक्ष, तो वृक्ष कोई और है, मैं कोई और हूं। अनुभव करने में हमेशा दो, कम से कम दो तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। अनेक हो सकते हैं, मिनिमम दो तो रहेंगे, दृश्य और दृष्टा। ध्यान की गहन अनुभूति में वह अद्वैत फलित हो जाता है। दृश्य और दृष्टा ऐसे कोई दो ना बचे। जय कृष्णमूर्ति कहा करते थे, वेयर द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। ज्ञाता और ज्ञेय जहां एक हो गए। तो बाहर के जगत में तो ऐसा नहीं होता, हो भी नहीं सकता। ऐसा केवल अंतरतम में ही संभव है। इसलिए भाषा जो कि बाहर की दुनिया की घटनाओं को समझाने के लिए बनी है, वह भीतर के उस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाती, या अटपटे शब्दों में या विरोधाभासी शब्दों में कहना पड़ता है। तब भी मुश्किल यह है कि सामने वाले को तब भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। कुछ संत मौन ही रह जाते हैं, यह देखकर कि कहने का कोई लाभ नहीं, कोई समझ ना सकेगा, क्योंकि हम जिस प्रकार की बात कहेंगे वह बड़ी कंट्राडिक्टरी होगी। अब ज्ञाता और ज्ञेय एक ही हो जाते हैं, दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। इसको कहने का क्या मतलब? इसको कौन समझेगा? तो चुप ही रह जाना भला, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना। उस परम सत्य को तार्किक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कुछ अतर्क की तरफ संकेत, इशारा करना होगा। इसलिए बहुत कम लोग उसमें उत्सुक हो पाते हैं। उनको लगता है कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, असंभव। बहुत कम लोगों के भीतर जिज्ञासा पैदा होती है कि बात तो अजीब है, समझ नहीं आ रही, चलो हम भी जानने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर डूबते हैं।